एक तो देखिए जो लॉकडाउन था, मैं कहूँगा वो आसान था सबके लिए। मतलब मुश्किलें बहुत थी माइग्रेंट लेबर्स वगैरह वगैरह की, लेकिन लॉकडाउन में आप घर में बैठे हैं, तो न कोई ज्यादा मास्क पहनना है, न ज्यादा कोई केयर करनी है, बस एक अकेलापन कह रहा हूँ। लेकिन अब चुनौती अब है जब हम सब लोग बाहर निकले हैं, अपने अपने काम पे जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, मॉल में जाएंगे। टेम्पटेशन होती है टेम्पटेशन होती है कि आप जो है ना, बाहर जाके खाना खाएं, बाहर जाके अपने दोस्तों के घर में जाएं, साथ जी। बैठ के एक टेबल पर खाना खाएं। ये हमारा सामाजिक साधारण यानी नॉर्मल जीवन है। लेकिन ये जो कोरोना ना जो आया है, ये धीरे धीरे हमने सीखा है, ये एक दिन में नहीं सीखा। ये 4 महीने लग गए हमें सीखने में। शुरू में मैं खुद आके टीवी पे बोलता था कि अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है, तो आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, तो सबको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब हमने देखा है कि जो कोरोना जो फैलता है, वो ड्रॉपलेट के जरिए भी फैलता है, और एयरबॉर्न की मतलब हवा में भी वो फैलता है। तो जो आदमी मास्क पहनता है उसको दो फायदे होते हैं। जी। एक तो उसको खुद को इन्फेक्शन कम होता है, लेकिन उससे ज्यादा ये होता है कि उसको वो फैला नहीं सकता उस इन्फेक्शन। वो जो उसके मुंह से जो ड्रॉपलेट निकलते हैं, वो मास्क में ही रुक जाते हैं। और ये समझना जरूरी है कि जो एंट्री है, रूट ऑफ एंट्री इज थ्रू अवर माउथ एंड नोज एंड आईज। जी। मेनली माउथ एंड नोज, पर आईज के जरिए भी जाता है। और हमारी जो आदत होती है बार बार इधर छूने की, उधर छूने की, आंखों को रगड़ने की, ये सब आदतें हमें कम करनी पड़ेंगी। और ये जो फिंगर टिप्स होती है हमारी, ये सबसे बड़ी कल्प्रिट होती है। हमारे आईसीयू में हम जब बात करते हैं, तो हैंड्स आर द बिगेस्ट किलर व्हेन दे आर इन्फेक्टेड। जी। तो इन फिंगर टिप्स को हमेशा साफ करने के लिए साबुन और पानी का प्रयोग, जो कि आप लाखों बार सुन चुके होंगे, लेकिन बार बार बताना जरूरी है। सुस्ती आती है ये करने में कि हर 15 मिनट में जाके आप हाथ धो रहे हैं, एक तरह से पागलपन लगता है। लेकिन ये कोरोना की बीमारी है, ये जानलेवा होती है, ये बहुत बुरी तरह से फैलती है। ये हमने सबको देख लिया, घर में एक को होता है तो सबको हो जाता है। तो ये एक चुनौतियां हम सबके ऊपर है। जी। अगर एक आदमी को कोरोना होता है, अगर सोशल डिस्टेंसिंग हम नहीं करते हैं, तो 30 दिन के अंदर 406 लोगों को हो जाता है। ये हमें सोचना है। और अगर सोशल डिस्टेंसिंग 75% करते हैं, तो 2.5 लोगों को होता है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस मैं आपको बताता हूँ, आगे इसको चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। So my suggestion would be, the when you are trying to control diabetes, generally you look at the laboratory parameters and your symptoms. So when you go to the hospital, in today, especially in Delhi, when the number of cases are rising, there is a probability, small or large, of getting corona infection. So it is advisable to take the facility of teleconsultation or video consultation, and follow it accordingly, instead of going into hospital unless it is an emergency. So please find out which hospital, especially I'm sure Safdarjung Hospital and Alini Institute are giving video consultations. Try and avoid visit to the hospital, because you are a diabetic, you have got a urology problem. So your risk of adverse outcome, मतलब खतरा जी। ज्यादा है आपको कोरोना से। इसलिए आप अस्पताल को जहां तक हो सके अवॉइड करें। कोविड जब हो जाता है, जैसे आज किसी को बुखार शुरू हुआ या गले में दर्द हुआ या जो सिम्टम्स बॉडी एक शुरू हुआ, तो ऑन एन एवरेज 14 दिन में वो खत्म हो जाता है। जी। 14 दिन के बाद जो है ना, आप सेफ है, मतलब दूसरे लोग भी आपसे सेफ है। लेकिन जो नई गाइडलाइंस आई हैं सीडीसी की, और कि अगर किसी को 7-8 दिन गुजर गए हैं बुखार हुए, और पिछले 4 दिन में अगर उसको बुखार नहीं है, उसका अगर ऑक्सीजन ठीक है, तो उसको अस्पताल से छुट्टी कर सकते हैं। लेकिन पहले जो रिकमेंडेशन थी कि 14 दिन के बाद टेस्ट कराना चाहिए देखने के लिए कि नेगेटिव है कि नहीं है, वो अब जरूरत नहीं है। तो हालांकि आपका बुखार वगैरह सब ठीक हो जाता है, लेकिन 14 दिन के बाद आप नॉन कंटेजियस हो जाते हैं, नॉन इन्फेक्टिव हो जाते हैं, आप बाहर जा सकते हैं जैसे नॉर्मल अपना
जो है ना एक्टिविटी कर सकते हैं। उस 14 दिन तक आइसोलेशन जरूरी है आप। जी, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हमारे जो एस्थमा के पेशेंट्स होते हैं या सीओपीडी के पेशेंट्स हैं, उनको पैनिक हो रहा है कि कब सोचें कि उनको कोविड हो सकता है। एक तो ये है कि अगर आपको ब्रीदिंग ट्रबल पहले भी हो चुकी है, अगर अब भी हो रही है, तो कोई खास चिंता की बात नहीं है, उसका जो नॉर्मल इलाज है वो करें। लेकिन ये जरूरी जानना है कि आप कब चिंतित हो कोविड के बारे में। कोविड के बारे में चिंतित तब हो अगर आपको बुखार है, आपको बहुत ज्यादा बदन में दर्द हो रहा है, आपका गला भारी हो रहा है, या आपको आंख का इन्फेक्शन हो रहा है जो कि पहले नहीं था, या फिर आपके जो एस्थमा के सिम्टम्स हैं वो एकदम बहुत तेज बढ़ गए जो जी। पहले कभी जैसे कभी नहीं बढ़े, तब आप सोचें कि ये कोविड हो सकता है। या फिर आपके परिवार में किसी को कोविड है तो आपको चांसेस बहुत ज्यादा है कोविड होने के। अगर ये सब चीजें नहीं है तो आप अपना नॉर्मल इलाज करें, कोविड को दिमाग से थोड़ा सा दूर कर ले जी। तो आपका जीवन ठीक रहेगा। नहीं तो आप हमेशा ही डरे रहेंगे कि ये, क्योंकि जिसको खांसी नहीं है उसको अगर खांसी और होती है तो कोविड सोचे, जिसको जिसको पहले से ही इस तरह की समस्या है उसको कोविड तभी सोचेंगे जब मैंने सिम्टम्स बताए, ये अगर नए सिम्टम्स आते हैं तब कोविड को सोचते हैं। जी बिल्कुल। एक सिचुएशन सोचें कि आप पार्क में बिल्कुल ही अकेले हैं, आपके अलावा और कोई भी नहीं है, तो आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन ये एक आदत बनाने वाली बात है। अगर आप आज मास्क नहीं लगाएंगे, कल को 4 लोग आपको सामने दिख जाएंगे तो क्या उस समय अपना मास्क ढूंढेंगे कि अच्छा अब मैं लगा देता हूँ? जी। क्योंकि ये बीमारी इतनी घातक है और इतनी कंटेजियस है, इसलिए एक आदत बना लें कि जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा के। ये मेरी आपसे सलाह है। ऑलराइट। अगर आप समझते हैं, और अब सब समझते हैं कि जो फोमाइट्स जो होते हैं ना, कोई भी सरफेस, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे कागज हो, चाहे गिलास हो, चाहे सब्जी हो, चाहे फल हो, उस पे वायरस रह सकता है और उससे वो ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये प्रश्न है, पर इसके लिए ये कुछ बातें समझना जरूरी है कि जैसे कार्डबोर्ड बॉक्स है, उस पे वायरस कितना टाइम तक रह सकता है, या शीशा है तो उस पे वायरस कितने टाइम पर रह सकता है। तो जो मोटी मोटी बात करें तो प्लास्टिक पे सबसे ज्यादा रहता है, 3 दिन तक रहता है। जो कांच का गिलास होता है उस पे भी 3 दिन तक रह सकता है। कार्डबोर्ड पे अक्सर 1 दिन रहता है। इस तरह से कॉपर जो होता है उस पे सबसे कम रहता है, 4 घंटे। लेकिन जब जो भी आप बाहर से सामान लाते हैं, जो भी बॉक्स फॉर्म में लाते हैं, उसको आप सोचें, उसको शक की नजर से देखें कि ये जो है ना, इस पे कोरोना हो सकता है। तो ये उसको जब आप टच करेंगे, उसको जब खोलेंगे तो उसको एक तो उस डब्बे को बिल्कुल फेंक देना प्रॉपरली कवर्ड उसमें, और उसके तुरंत बाद अपने हाथ धो लेने। दूसरा आप ये कर सकते हैं, अगर पॉसिबल है, कि जो भी आप सामान बाहर से लाते हैं आप उसको घर में अपने किसी कोने में 5 दिन के लिए रख लें, उसको छुए ना। कोई भी वायरस 5 दिन के बियॉन्ड जिंदा नहीं रहता, वो देन इट बिकम्स सेफ। जी। बात करें सब्जियों की जो कि पेरिशेबल होती हैं, उनको तो आप 5 दिन तक रख नहीं सकते, तो उनको आप अच्छे से धोएं, अच्छे से धो के सुखा के। अगर जैसे प्याज होता है उसको आप 3 दिन ना भी यूज करें तो चल जाएगा, लेकिन बाकी सब्जियों को, लेकिन जब भी उनको हैंडल करेंगे, जब भी उसको काटेंगे, उसको काट के आप सब्जी बना लें, लेकिन हाथ जब भी उनको छुएंगे तो अपने हाथ जरूर साफ रखें। यही तरीका है बचने का, और कोई तरीका नहीं। जी। You know, the COVID infection is a new infection, and we have been learning for last 3 months. Yes. And the proposed therapies are starting from hydroxychloroquine to doxycycline to azithromycin to antiviral drugs, and remdesivir especially has come, and now the plasma therapy. Now the plasma therapy is, what is plasma therapy? It's not new. 100 years back it was used for treating diphtheria patient. Basically, when we get infection with any microorganism, especially viruses, our body mounts immunity. Now this immunity of variety of types is there. I need not describe this, that one of the immunity comes from the antibodies, what is called IgM and IgG antibodies. IgM antibodies are
rapidly produced, they stay there for a shorter time, but IgG antibodies are produced which will be there for sometime lifelong, sometimes for few weeks and sometimes for few months. Now, the basis of this therapy is that these antibodies are ready to combat the enemy. They are already there in patients who have recovered from coronavirus infection. So therefore, the scientific basis is that if the patient is having coronavirus infection, the virus is in his system, you infuse the antibodies along with the plasma, they immediately combat with the virus and finish it. Sounds very simple, so, but it has got several advantages and disadvantages. So, it has to see the light of the day. That is in the form of trials. So, trials have been very conflicting. Now, one of the Mayo Clinic publication, which is not peer reviewed, they have given plasma therapy to 20,000 people, 20,000 patients with COVID, and found that it is absolutely safe. But a randomized control trial, which has come in Lancet only yesterday, has not shown any benefit. But sometimes you use a therapy because there is a scientific basis. The evidence has not yet come, and what we say that lack of evidence is not evidence to contrary. So, medical fraternity, out of desperation, since there is no definite active therapy for COVID infection, we use plasma therapy. The safety has been largely documented. What you have to do is to, after the patient recovers, after 28 days, 14 to 28 days, you test his blood serum, whether he has antibody titers in his blood. If his antibody titers are more than 160, this patient is fit to donate plasma, and his blood is drawn as you do for a blood donation. The plasma is separated and it is infused into a patient who was moderate to severely ill with COVID infection. So this is what the brief is about plasma therapy. It is a new therapy. It is being used. It should be used. ये बहुत बहुत अच्छा सवाल है। एक तो मैं आपका ध्यान एक पेपर जो आज ही सुबह आया है नेचर मेडिसिन में, वो न्यू इंग्लैंड जर्नल में साइट हुआ, ये देखा गया कि हम तो कहते हैं कि 14 दिन बाद आप फ्री है, आप चले जाएं, लेकिन जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है वो 26 दिन तक वायरस उनका पॉजिटिव आया है, और जो मीडियन हम कहते हैं बीच में 19 दिन तक। जो लोग एल्डरली हैं या जिनकी इम्यूनिटी कम है या हार्ट डिजीज है, उसमें भी ये जो पॉजिटिविटी है वो ज्यादा टाइम तक रहती है। तो मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये 14 दिन ऐसा नहीं है कि 14 दिन 1 घंटे पे आप बाहर घूमने चले जाएं और आप फ्री हो जाएं। ये बिल्कुल भी, ये जो पब्लिक हेल्थ की बात हो जाती है तो कोई कट ऑफ दिए जाते हैं कि भाई 10 दिन 14 दिन, लेकिन ये बीमारी इतनी घातक है कि इसके लिए बहुत केयरफुल रहनी चाहिए। आपने जो प्रश्न पूछा कि जो व्यक्ति 14 दिन बाद घर चले गए हैं, अपने आप को कम से कम 7 दिन या 10 दिन फर्दर आइसोलेट करें, क्योंकि ये अभी आज की ये रिपोर्ट है। अब इसमें ये अलग कमरे में रहे, अलग बाथरूम रखे, अपने कपड़ों को अलग दें। आपने बर्तन की बात करी ना, तो उनके बर्तन बिल्कुल गर्म पानी में साबुन से अलग धोने चाहिए, और इन व्यक्ति विशेष को मास्क 24 घंटे बस सोते समय हटा सकते हैं, बाकी हमेशा मास्क पहने, और घर के बाकी लोग भी मास्क पहने, चाहे उनके पास में रहे, चाहे जब नेचुरली कोई तो खाना देने जाएगा, कोई तो दरवाजे पे खाना रख के जाएगा, सबके पास अलग वॉशरूम नहीं होता, सबके पास अलग कमरा नहीं होता, कभी आदमी बात भी करेगा मास्क नहीं। और मास्क जैसे डॉक्टर वली को अभी लगा हुआ है, मेरे पास है नहीं, मास्क आपके नाक की नेप से लेके चिन तक होना चाहिए, तो दैट आपकी हवा जो है ना मास्क के जरिए ही जाए, और मास्क के जरिए ही। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत मीटिंग्स में, टेलीविजन में मैं देखता हूँ, बड़े एमिनेंट लोग, जैसे हाँ सर ने अभी लगाया, लोग जो है ना वो बात करते समय हटा देते हैं, और बाकी लोग जो है ना वो नाक को खुला छोड़ देते हैं कि अच्छे से सांस ले सके। मास्क का सारा पर्पज वहीं खत्म हो जाता है। सर ने बहुत, थैंक यू वेरी मच सर, बिल्कुल अच्छी तरह से मास्क लगा के दिखाया है। और अगर आप N95 मास्क लगाते हैं तो उसको लगा के अपनी उंगली से उसको फिक्स कर ले। अगर आपको सांस बाहर आते समय आपके चश्मे पे
फॉगी हो जाता है, इसका मतलब आपका मास्क ठीक नहीं है। हवा हवा आपकी नाक और स्किन के बीच में होते हुए बाहर जा रही है। हवा तो उसी रास्ते से जाएगी जहाँ रेजिस्टेंस कम होगा। इसलिए मास्क Right. होना जरूरी है, मास्क को प्रॉपर बांधना जरूरी है, हमेशा बांधना जरूरी है। हाई रिस्क 3 वजह से है। एक तो इनकी एज, एक दूसरा इनका डायबिटीज, और वो जो कि कंट्रोल में नहीं है क्योंकि 190 कंट्रोल में नहीं, और दूसरा ब्लड प्रेशर। ये 3 चीजों की वजह से ये हाई हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन से ज्यादा हाई रिस्क ऑफ एडवर्स आउटकम है, वो इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब यह कि अगर इनको इन्फेक्शन हुआ तो इनको सांस की तकलीफ होना, निमोनिया होना। ये कफ का सिम्टम भी सब बता रहे हैं कि कफ ये जो जैसा कफ का symptoms- सिम्टम अगर नया है, अगर कफ का सिम्टम नया है, साथ में अगर बॉडी एक यानी शरीर में दर्द है, गले में खराश है, और कोई अगर कांटेक्ट है ये किसी, या आप कंटेनमेंट जोन में जहां पर ये बहुत ज्यादा पेशेंट है, तो फिर टेस्ट कराने की जरूरत है। नहीं तो आप साधारण इलाज करें अपने आप को। अगर बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहते हैं तो थोड़ा सा आइसोलेट कर सकते हैं। ये जो पॉलिसी ऑफ टेस्टिंग है ये बहुत कंटेंशियस है, मैं कहूँगा। तो ये किसको टेस्ट करना चाहिए, किसको टेस्ट नहीं करना चाहिए, अगर सुविधा हो, अगर आपके इलाके में वैन आई हुई है टेस्ट करने के लिए, तो आप प्लीज जरूर टेस्ट कराएं अपने। क्योंकि आजकल वैन्स जो है ना वो कॉलोनी टू कॉलोनी जा रही है टेस्ट करने के लिए। आपको जरूर जाना चाहिए। फिर से कहूंगा, मास्क पहन के जाए, ऐसे ही ना जाए। I may qualify for Nobel Prize if I am able to give that kind of grade in a lighter vein. Hope so, sir. Lighter vein, in a lighter vein. But since we all, and I have been studying this subject right from the beginning and writing about it also, and there is something called herd immunity. Now, there are two ways of getting immunity. Either you get a vaccination or you get infection. When we say that we want to flatten the curve, it doesn't mean that you are reducing the number of infections. You are slowing down the rate of infection, so that slowly, gradually, the immunity develops. When we reach a herd immunity of 60 to 70%, that means 60 to 70% of the population is either infected or immunized, or subclinically they are infected and they have antibodies in their system. That is the time when we actually will get rid of this. Now, if you are asking me the date, now this date would vary from place to place. Wherever the infection has hit earlier, like in Bombay, or now Delhi has also surpassed Bombay. And if I want to commit myself, it's not coming before middle of September. But this is absolutely arbitrary, not based on any kind of epidemiological calculation on my part. But we should realize that India is a very large country. There are still virgin areas where the ICMR has done studies and found out that there. बिल्कुल, तो कोशिश इस वक्त जारी है रश्मि। These are the areas which are at the risk of getting infections again. So we cannot talk about the whole country. The particular area like Delhi, I am hoping that by September we should be in the middle of September we should be in a comfort zone. But it's absolutely judgmental, not based on any. The management of a COVID patient varies from mild to moderate and severe. The mild cases do not require any treatment. Even the HCQ which we are giving, or doxycycline or azithromycin or ivermectin, all are still experimental drugs. They are not proven drugs. But what is important is the two important things. To recognize the cases which are going to be serious so that they can be saved and majority of lives can be saved. Second is that transmission, to prevent the transmission. One patient will transmit cases, and at the end of 30 days, 406 cases would be there if there is no social distancing, no mask. And that is the basis of government trying to admit these patients so that the patient is in a controlled environment where he is unable to transmit to other patients. Now, this varies from state to state, place to place. I may not be the best knowledgeable person in Bombay. If they allow a patient to stay at home legally by their existing laws,
then we have already said that one should be in the separate room, separate floor, separate utensils, and wearing a mask. But otherwise, if the patient is to be admitted, to be assured that at the cost of inconvenience of admission, you are in a controlled environment. People are dead within few hours of getting unwell. There is no time to take them to the hospital. Even a doctor could not be saved in Delhi. So therefore, if you are getting admitted, please be assured that it is in your interest to be in a controlled environment, so that God forbid if a patient deteriorates, he will be immediately taken care of. That's my answer to it. There was a WHO report from 151 countries which said that care of the non-COVID patients is severely compromised during last 3 months. Yes. And there's increased mortality of heart attacks because the patients refrained from visiting going to hospital. Now there are two options for this. Government of India has been very quick to permit video consultations, which every hospital is doing, and I am also doing a lot, because instead of not contacting your doctor, if you are scared of going to the hospital, which is quite justified, but if you have a symptom, don't keep it to your chest. जी. You know, the hiccups could be in heart attack. You know, the symptom of just tightness of the chest could be a heart attack. The pain in the arm could be in the heart attack. So therefore, do not keep symptoms to yourself just because it is COVID and the hospital is designated as COVID. There are ways of contacting your doctor, and if the doctor reassures you, what we do is that when we do a video consultation, we are able to make out whether this patient deserves a hospital visit. And in the 5 to 10% of cases, I tell them, please rush to the hospital with my prescription and you will be taken care of. Okay. Another thing is that every hospital has a separate area for COVID patients to be examined and the separate area for non-COVID patients to be examined. Right. आजकल लाइफ मोबाइल के बिना चलती नहीं है, और मोबाइल फोन से न सिर्फ कोरोना ट्रांसमिट होता है, हमारे आईसीयू इन्फेक्शन भी ट्रांसमिट होते हैं. हमारे पास इसका वैज्ञानिक प्रमाण भी है. तो आप खुद मोबाइल यूज करते हैं, वो कोई बात नहीं, वो तो सिंगल यूज है. लेकिन कई बार ये होता है कि आप मोबाइल को आप किसी को बात करने के लिए किसी को थमा देते हैं, अच्छा भाई तुम भी बात कर लो, तुम भी बात कर लो. तो आप ये सोचो कि अगर किसी और ने उसको यूज कर लिया या आपने टेबल पे रख लिया तो वो दूषित हो गया. दूषित का अर्थ समझते हो. तो वो दूषित हो गया तो उसको फिर आपको सैनिटाइज करना होगा. कई सारे लोगों ने मोबाइल अपने बर्बाद कर दिए. उसको साबुन पानी से धो के, आपको अगर साबुन पानी से धोना है तो उसको स्विच ऑफ करके धो के सुखा के फिर स्विच ऑन करें, या उसको जो सैनिटाइजर स्प्रे होता है, मैं जब अस्पताल से आता हूँ तो मैं उसको स्विच ऑफ करता हूँ, उसको अच्छे से सैनिटाइज कर रहा हूँ और थोड़ी देर सोचता हूँ मोबाइल को यूज ना करूँ जब तक पूरा वो सूख जाए. अब तक मेरा ठीक चल रहा है, लेकिन आगे का पता नहीं. तो कहने का तात्पर्य ये है कि मोबाइल कैन बी अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन. ये एक होमाइट. धन्यवाद. अगर हम अपना साइंटिफिक माइंड की बात करें, जैसे स्मॉल पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स होता है, मम्स होते हैं, वो भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं. तो एक बार होते हैं तो उसके बाद ये माना जाता है कि लाइफ के लिए इम्यूनिटी हो जाती है. लेकिन कई ऐसे भी वायरल इन्फेक्शन जैसे फ्लू वायरस म्यूटेट करता है, वो अपने जेनेटिक, तो वो एक बार होने के बाद दूसरी बार हो सकता है. आपको मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन कोरोना वायरस के बारे में हमें ये पता नहीं है कि ये कितना म्यूटेट होके फिर से हो सकता है या नहीं है. मेरी नॉलेज में अभी तक कोई साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास नहीं है. लेकिन तो कॉमन सेंस ये कहता है कि एक बार जिसको कोरोना वायरस हो गया, एटलीस्ट निकट भविष्य में चांसेस कम है कि उसको फिर से कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो गया. मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये ना सोचें कि आप अगर कोरोना पॉजिटिव थे तो आप मास्क बिना लगाए घूमना शुरू कर देंगे, भाई मैं तो आजाद हो गया. वो नहीं है. वो आजादी अभी नहीं आई है जब तक हमारे पास वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है. कोरोना के साधारण लक्षण ये होते हैं कि बुखार होता है, गले में खराश होती है, नाक बहती है, छींकें आती हैं, छाती में दर्द होता है,
और बदन में तेज दर्द होता है और सिर दर्द होता है। ये तो है कॉमन सिम्टम। उसके अलावा कभी कभी जो है ना, एक वो जो सेंस ऑफ टेस्ट होता है, जो स्वाद होता है, वो आना बंद हो जाता है, और सेंस ऑफ स्मेल, जो नाक में सुगंध और दुर्गंध आती है, वो भी बंद हो जाता है। इसके अलावा और भी कई सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे नया हिक्कप हो जाते हैं, मतलब हिचकी आने लग जाती है। 3 से 4% लोगों में डायरिया भी होने लग जाता है, और कभी कभी नौजिया भी होता है। तो जैसे ये सब जो लक्षण है, ये साधारण वायरल फीवर के भी होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई किसी को बुखार हो गया, खांसी हो गई, या घर छुट्टी ले ली 4-5 दिन के लिए, तो वो कहते हैं आपको क्या हो गया, भाई मुझे वायरल हो गया था। तो वायरल का मतलब ये होता है कि एक साधारण बीमारी होती है, और ये इसके साधारण सिम्टम्स होते हैं, आदमी इंडिस्पोज्ड होता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये कि फैलता बहुत तेज है। इसलिए इसको, न्यूज को भी हम इसलिए कहते हैं कि वायरल होती है। लेकिन ये कोरोना की एक खासियत ये है कि करीब 3% लोगों की इससे मौत भी हो जाती है। और ये किन लोगों की मौत हो जाती है, ये समझना बहुत जरूरी है। जो लोग वृद्ध होते हैं, 60 साल से बड़े, जिनको डायबिटीज होती है, जिनको हार्ट डिजीज होती है, जिनको ब्लड प्रेशर होता है, या जिनका कैंसर का इलाज होता है, या कोई और बीमारियां होती हैं, या उनको कोई क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या सीओपीडी होती है, उनके लिए ये घातक होता है। और ये घातक कैसे आप जानेंगे? अगर आपको बुखार के साथ छाती में दर्द और सांस में तकलीफ होती है, या आप में गफलत हो जाए, या होश नहीं रहे, तो ये खतरे के निशान है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपके इलाके में कोरोना का संक्रमण है और आपको ये सिम्टम्स हैं, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, इससे दूर मत भागे। इसका इलाज संभव है, और इलाज से जो मौत की दर है वो कम करते करते 1% से भी कम हो गई। धन्यवाद। So it has been found that the PCR test of a patient can be positive up to the tune of 36 days, but subsequently the NIH and CDC came out with the conclusion that these positivity does not consist of live viruses, so they are not transmissible. That's what the interpretation is. So after 14 days of start of the illness, irrespective of the viral positivity of PCR, person becomes non-contagious. But having said that, in medical science, averages do not apply to a person. Mathematics is rarely very accurate, but I would advise them to take all the precautions of wearing a mask, trying not to go out, keeping to the room for at least 1 week. But I would also suggest that in the interest of the resources, there is no need to test again, as long as this person does not have any symptoms. Thank you. No, but the person has tested again and has been confirmed positive once again. That's what I'm trying to say, that this positivity does not necessarily mean contagiousness. As long as the patient is contagiousness means that he will not be transmitting the disease to other people. As long as he is asymptomatic. All the patients who are on ventilator or in the ICU, they remain for a longer time. That's a different ball game altogether. But again, I'm repeating that he should follow all the principles of social distancing and wear a mask. Try not to go out and stay in the room for at least 1 week to be on the safer side. मैं एक डॉक्टर हूँ, और खास करके मैं लंग का डॉक्टर हूँ, तो और आईसीयू में काम करता हूँ, तो हमारी रिस्क सबसे ज़्यादा होती है। तो उसमें एहतियात तो बरतनी पड़ती है। जो लोग कोविड आईसीयू में काम करते हैं, जिसमें कोविड पेशेंट होते हैं, उनको फुल पीपीई, जिसको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अब तो सब जानते हैं, वो पहनना होता है, जिसमें पूरा आपका हेड टू टो से डबल कवरिंग होती है। चश्मे, एक अलग से चश्मा होता है, चश्मे के ऊपर हुड होता है, डबल मास्क होता है, डबल ग्लोव्स होते हैं, और उसको उतारने और वापस पहनने में और उतारने के लिए अलग अलग जगह होती है। एक अलग कमरा होता है जिसको डॉनिंग रूम कहते हैं, उसमें पहना जाता है, और एक अलग कमरा होता है जिसको डॉफिंग रूम कहते हैं, जिसमें आप उसके उतारने का तरीका भी एक स्पेशल होता है। तो ये सब अगर
फॉलो करते हैं। और अमेरिका में एक आईसीयू में बहुत बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर मिशेल लेवी से हमारी बात हो रही थी, उनके आईसीयू में एक भी हेल्थ केयर वर्कर इन्फेक्ट नहीं हुआ। ये बहुत बाकी जब हम ओपीडी में बैठते हैं, तो हमारे पास सारे पेशेंट्स नहीं आते। बाहर ही एक ट्राइज एरिया होता है जहाँ पर स्टाफ होता है, वो बिल्कुल पीपीई में होता है, और उसके बाद जो भी पेशेंट आता है उससे कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हैं, आप कंटेनमेंट जोन से तो नहीं आ रहे हैं, उसकी लिस्ट होती है, और उसको उनसे पूछा जाता है कि आपको क्या तकलीफ है। अगर उनको इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस होती है, जैसे बुखार, खांसी, गला खराब, बदन में दर्द, जो मैंने शुरू में बताया, तो उनको फिर अलग से देखा जाता है, अलग डॉक्टर देखते हैं जो बिल्कुल पीपीई में प्रोटेक्टेड होते हैं। बाकी लोगों को जिनको ये सिम्टम्स नहीं होते वो दूसरे ओपीडीज में जाते हैं, पर उस ओपीडी में भी जो डॉक्टर हैं वो गाउन पहनते हैं, वो कैप पहनते हैं, वो मास्क पहनते हैं, N95 मास्क पहनते हैं, जो कि सबके लिए रिकमेंडेड नहीं है, और उसके अलावा एक हुड पहनते हैं जो सिर को कवर करते हैं, जिससे कि ड्रॉपलेट्स ना आए। ये सब प्रोटेक्शन करते हैं। और दूसरा ये भी है कि आजकल कोशिश ये रहती है कि कम से कम मरीजों को पर्सनल आया जाए। वीडियो कंसल्टेशन बहुत सारी होती हैं, और वीडियो कंसल्टेशन के बाद अगर हम समझते हैं कि इस पेशेंट को हमें पर्सनली देखना है, इनको कुछ खास टेस्ट की जरूरत है, तो फिर उनको हम बुलाते हैं। ये सब करने के बाद भी मैं जानता हूँ कि हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ और दूसरे जो कर्मचारी होते हैं, उनको कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, तो फिर उनको जैसे 10 दिन की अगर वो कोविड ड्यूटी करते हैं, तो उसके बाद 7 दिन उनको ऑफ दिया जाता है, जहां उनको ये हिदायत दी जाती है तो वो अब सारा अपने आप को प्रोटेक्ट करे और अपने फैमिली को भी प्रोटेक्ट करे। जैसे मेरे एक यंगर कलीग हैं, वो बिल्कुल कोविड आईसीयू में काम कर रहे हैं, तो वो फिर घर नहीं जाते, वो उन्होंने अलग एक अकोमोडेशन ले रखी है, वहां जाके रहते हैं। तो बहुत त्याग करना पड़ रहा है इस समय जो हेल्थ केयर वर्कर्स को, की लाइफ बहुत शेटर्ड है, स्ट्रेस भी बहुत है। और जैसे डॉक्टर पद्मा ने कहा कि हमने जब डॉक्टर बने थे, हमने हिपोक्रेटिक ओथ ली थी, समाज में हर एक का कोई कर्तव्य होता है, ये हमारा कर्तव्य है जो हम निभा रहे हैं। जो हम लोग N95 मास्क यूज करते हैं, वो रिकमेंडेड ये है कि सिर्फ जो हेल्थ केयर वर्कर्स उनको यूज करें। इन्होंने बहुत एक अहम सवाल पूछा है, दुकान से मास्क खरीदा है तो मास्क भी तो दूषित हो सकता है ना। तो जनरली जो मास्क किसी पॉलिथीन में सील्ड होते हैं, उसको आप खोल के इमीडिएटली यूज कर सकते हैं। पर अगर किसी दुकान पे, किसी केमिस्ट पे वो बाहर टेबल पे पड़ा हुआ है, तो उसमें पोटेंशियल होता है कि वो भी कंटेमिनेट हो सकता है। अब ये एक वैज्ञानिक तथ्य है कि जो वायरस किसी भी सरफेस पे, चाहे वो मेटल हो, चाहे ग्लास हो, चाहे कार्डबोर्ड हो, चाहे प्लास्टिक हो, 3 दिन से ज्यादा सरवाइव नहीं करता। तो इसलिए अगर आपने कुछ मास्क खरीद के उसको 3 से 5 दिन अलग से रख दिया है, उसके बाद ये एब्सोल्युटली सेफ है। हम लोग जो क्या करते हैं, डॉक्टर्स जो N95 मास्क करते हैं, हम 5 मास्क रखते हैं अपने पास। एक दिन एक मास्क पहनते हैं, उसके बाद घर आके उसको एक अलग लिफाफे में तारीख डाल के अलग से रख सकते हैं, उसको 5 दिन बाद यूज करते हैं। तब तक वो वायरस अगर होगा भी तो उसमें वो खत्म हो जाएगा। दूसरा ये कि जो कुछ मास्क होते हैं जो वॉशेबल होते हैं, वो उसमें मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर अगर आप मास्क आपका वॉशेबल है तो उसमें 3-4 बार उसको वॉश करके पहन सकते हैं। लेकिन आपके लिए एक हिदायत ये कि आप कपड़े का मास्क बनाएं, चाहे वो डबल लेयर का मास्क बनाएं, उसको आप आराम से रोज धो के सुखा के फिर आप यूज कर सकते हैं। एब्सोल्युटली डॉक्टर खिल